Hello students, this is BA second semester. It's me Deepti Gupta, lecturer of English. Today I teach about the poem Elegy written in Kanri Churchyard. Students, Elegy written in Kanri Churchyard is a long elegy poem and इसके जो लास्ट स्टेंजास हैं वो मैंने आपको कवर किए हैं पहले के वीडियोस में। नेक्स्ट स्टेंजा है आज स्टेंजा 9 जो स्टार्ट होता है द बोस्ट ऑफ हेरल्ड राय द कॉम्प ऑफ पावर। मैंने आपको उनसे बताया था कि थॉमस क्रे जो है वो एक मतलब कब्रिस्तान के पास बैठे हुए हैं और उन जो डेथ पीपल हैं, जो मरे हुए लोग हैं, कब्र में दफन है, उनके लिए वो शोक व्यक्त कर रहे हैं कि उस कब्र में कैसे लोग हैं और उनके लिए जो बाहर के लोग हैं वो क्या फील करते हैं या बिल्कुल फील नहीं करते, उस बारे में वो बता रहे हैं। तो इन लाइनों में वो बता रहे हैं कि द बोस्ट ऑफ हेरल्ड राय द pomp of power and all that beauty, all that wealth ever great, awaits alike the inevitable hour, the paths of glory lead but to grave। इन लाइनों में वो कहना चाहते हैं कि दो बोस्ट माने होता है शेख ही बखारना। जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शेख ही बखारते होंगे, बहुत ज्यादा दिखावा करते होंगे। द बोस्ट ऑफ हेरल्ड राय द pomp of power, और बहुत से ज्यादा अपनी शक्ति का, अपने ताकतवर होने का भी दिखावा करते हैं। अपने बहुत से लोगों का अहंकार होता है अपने वैभव का, अपने धन का। इन कब्रों में अमीर गरीब सभी पड़े हुए हैं, लेकिन जो अमीर हैं वो दिखावा करते हैं अपने पैसों का और अपनी शक्ति का। तो एंड ऑल दैट ब्यूटी, और बहुत से ऐसे होंगे जो अपनी ब्यूटी पर गर्व करते होंगे। ऑल दैट वेल्थ एवर गेव, और कुछ ऐसे जो बहुत धनी होंगे जो अपने धन पर बहुत अहंकार करते होंगे, अपने पैसों पर बहुत अहंकार करते होंगे। लेकिन इन सबका लास्ट परिणाम क्या है कि वो कहाँ जाते हैं, चाहे वो कितना भी धनी हो, कितना भी सुंदर हो, कितना भी ताकतवर हो, पर उसको लास्ट में कहाँ जाना है? इसी ग्रेव के अंदर, कब्र के अंदर। अवेट्स अलाइक द इनेविटेबल आवर, जो ये डेथ का समय है इसकी वो प्रतीक्षा करते हैं और इसी में उनका अंत होता है और इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं होता है, ब्यूटी का, न पावर का, न किसी आपकी जो अवशेखी बखारते हैं उसका। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू ग्रेव, जितनी भी आपके अंदर यश है, कुछ भी है, वो क्या होता है लास्ट में? ग्रेव में ही, कब्र में ही जाता है। इन लाइनों में थॉमस क्रे ये बता रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है आपका 10th स्टेंजा, जिसमें वो कह रहे हैं कि नॉर यू ई प्राउड, वो कह रहे हैं कि किसी भी चीज में आप गर्व मत करिए। ड्यू टू दिस द फॉल्ट, और जो इसमें लोग दफनाए पड़े हैं उनकी कुछ की कब्र ऐसी हैं जो बहुत सजी धजी हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। कुछ की कब्र ऐसी हैं कि बस ऐसे ही पड़ी हैं, ऐसे ही ऊपर से मिट्टी डाल दी गई, क्योंकि वो गरीबों की कब्र है, उन पर कोई साज सज्जा नहीं है। ठीक है, जो अमीर होते हैं वो क्या कहते हैं, संगमरमर से या पत्थर से बनवाते हैं, और जो गरीब होते हैं उनके पास ये सब चीज नहीं होती है तो वो नहीं बनवा पाते हैं। तो इसमें उन गरीबों का कोई दोष नहीं है जो वो उसमें पड़े हैं। और इफ मेमोरी ओवर द टॉम, कह रहे हैं कि जो इसके ऊपर मकबरा बनाते हैं, जो उनके ऊपर साज सज्जा करते हैं, नो ट्रॉफी इज रेज, उनके ऊपर कोई ट्रॉफी नहीं है। वेयर थ्रू द लॉन्ग ब्राउन आइल एंड पैटेड वर्ल्ड द पीलिंग एंथम, और क्या होता है, और जो इसमें अमीर लोग पड़े हैं और जो इनकी साज सज्जा से है, तो उस पर भी उन लोगों का कोई, जो मरे पड़े हैं वो तो उस पर करे नहीं, जो उनके बाहर के रिलेटिव है उन लोगों ने ये सब चीज किया है तो उस पर उनका भी कोई दोष नहीं है। ना उन गरीबों का दोष है, ना उन अमीरों का दोष है, ये तो बनवाने वालों का दोष है कि वो जिन्होंने बनवाया है, किसी के लिए बनवाया है, किसी के लिए नहीं बनवाया है। तो द पीलिंग एंथम क्या होता है कि गरीबों के लिए कोई दुआ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, बस उनको दफना कर चले जाते हैं। और अमीरों के लिए क्या होता है, उनके लिए एंथम गाया जाता है, गिरजाघर में घंटे बजाए जाते हैं और उनके लिए प्रार्थना की जाती है, नॉट ऑफ प्रेज, उनकी प्रशंसा के गुण गाए जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये अमीरों के लिए होता है और गरीबों के लिए कुछ नहीं होता है। गरीब जो है वो केवल दफना के सब लोग चले जाते हैं और फिर उस पर उन पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो ये इन जो 8 लाइन्स में उन्होंने गरीब और अमीर लोगों के बारे में बताया है जो उसमें दफन पड़े हैं, और कुछ ये भी बताया है ऊपर वाली लाइनों में कि इनकी ड्यूटी, आपकी पावर, ये सब कोई काम नहीं आती है, सब लास्ट में आपकी कब्र में ही जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।